नमस्कार दोस्तों। अमृता के जीवन की कहानी के अब कुछ अंतिम दिन चल रहे हैं, पर हमें इसे अंतिम इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि अमृता अभी भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और इमरोज़ के साथ ज़िंदा हैं। तो अमृता जब अपने बच्चों के साथ दिल्ली शिफ्ट हुई थी तब उनको मात्र 125 रुपये मिलते थे और उन्होंने रेडियो स्टेशन पर काम किया था और उनका सबसे प्रिय संबोधन हुआ करता था, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्हें नहीं पता था कि एक नौजवान सामने की बरसाती में पेंटिंग करता उनके आने जाने का हिसाब रख रहा है। यूँ इंद्रजीत सिंह दीवाना हुआ, पागल हुआ। इंद्रजीत सिंह यानी आप समझ गए होंगे इमरोज़। मैं लंबे समय तक समझ नहीं पाई कि कोई बिना चाहत के मोहब्बत कैसे कर सकता है। जैसे अमृता को अचानक बुक कवर डिज़ाइन के लिए पेंटर की ज़रूरत महसूस हुई। बम्बई का इंद्रजीत जो शमा में काम करता था, सामने उसकी दीवानगी खड़ी थी। अब दो दोस्त खतों के ज़रिए फिल्मों की और किताबों की बातें किया करते थे। अमृता से मुलाकात के बाद इंद्रजीत को तो दिल्ली ही रहना था। एक बार साहिर, इमरोज़ और अमृता तीनों साथ बैठे। सोचिए वो कैसी मुलाकात होगी। जो व्यक्ति जिसको चाहता था दूसरा किसी और को मोहब्बत करता था। 3 विस्की के गिलास थे जो अमृता इमरोज़ के जाने के बाद साहिर के हिस्से आए। उसने तीनों में से एक एक बूंद पिया। बिना किसी बंधन के तीनों ने रिश्ता निभाया। समाज ने उन्हें नकारा, पर उनकी दुनिया में समाज की नहीं, इश्क मोहब्बत की जगह थी। लोग हैरान थे। लिव इन शब्द उतना प्रचलित नहीं था। प्लेटोनिक लव को भी बेशर्म इश्क बना दिया था। आप ज़हीनियत और हुनर को कैसे छुपाते। अमृता जब राज्यसभा सदस्य हुई, इमरोज़ ने गुरुदत्त की मुंबई की नौकरी छोड़कर दिल्ली ठिकाना बनाया। एक स्कूटर खरीदा जिस पर अमृता और बच्चों को छोड़ने लाने की बात हुई। लोग कहते हैं कि इमरोज़ ने अमृता के पैसों के कारण उनके साथ रहना स्वीकार किया, जबकि इमरोज़ अमृता से ज़्यादा कमाते थे। राजेश बादल के एक साक्षात्कार में अमृता ने उनके साथ रहने के प्रस्ताव को मुलायमत से ठुकराते हुए कहा था कि तू अभी जवान है। फिर एक दोस्त आती है जो गवाह बनती है। एक तरफा नहीं, 2 तरफा दोस्ती की, जैसे उमा त्रिलोक के बारे में मैंने बाद में बताया। जब इन दोनों ने मिलकर 5-5 हज़ार रुपये डाल के एक गाड़ी खरीदी, क्योंकि एक बार इनका ट्रैफिक का चालान हो गया। तो जब उसमें गाड़ी और बीमे में नॉमिनी भरने की बात आई तो रिश्ते के कॉलम में उन्होंने दोस्त लिखा। क्षमा करें, अभी भी सरकार के पास ऐसे शब्दों के लिए कोई कॉलम नहीं है। सारी जातियों के कॉलम हैं, तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। उमा जी को तो खैर अमृता थोड़ी खस्ता हालत में मिली कि वो अमृता जो उनकी चाहत, मोहब्बत सब कुछ थी, उन्होंने दोस्त के नाते उनका दिल जीत लिया था। उमा ने दोनों को साथ खाना बनाते, एक दूसरे के प्रति चिंता करते। और अमृता तो ऐसे किसी से लड़ नहीं सकती थी। इसलिए अमृता बहुत शांत रहती थी और खामोशी से बहुत कुछ कह देती थी। मैंने सूरज को पहली बार एक लेखिका के रूप में देखा था, एक शायरा, एक औरत, एक दोस्त, एक आर्टिस्ट के रूप में और महबूबा के रूप में। इमरोज़ ने कहा था। दोनों अलग कमरों में रहते, इसकी बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमृता क्योंकि सुबह अमृत बेला में लिखती थी और इमरोज़ सोए रहते थे। इमरोज़ का मतलब है आज। इमरोज़ अब अमृता का आज थे। एक ख़त जो अंतिम था, गलतफहमी की वजह से साहिर को बहुत बाद में मिला, जब उनके बीच की दूरी बढ़ गई थी। पर मोहब्बत फासलों पे भी होती है। लोग कहते थे उनकी पेंटिंग्स जो है इमरोज़ की मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह लगी। उनकी असली दौलत अमृता थी। अमृता के सारे दुख, दर्द, बच्चे सब इमरोज़ के थे। इमरोज़ ने अपने पूरे घर में रंग बिखेरे थे। अमृता ने उमा जी से इमरोज़ के लिए एक नज़्म कही और उसे अंग्रेज़ी में अनुवाद करने को कहा। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी। रिटायरमेंट के बाद मेरे खुद के फादर इन लॉ हौस खास गए थे अमृता जी से मिलने। मैं वो तस्वीर अगर आपको इसमें दिखाऊंगी तो आप देख के दंग रह जाएंगे। अमृता जी की हालत बहुत ख़राब थी। इमरोज़ उनको गोद में उठा के लाए और सोफ़े पे लिटा दिया उन्होंने। और जब उनको देखा तो पापा ने मुझे घर आते ही से कहा कि मैं मिल आया। तो मैं समझ गई थी कि, और उन्होंने मुझे वो वाक़या बताया कि किस तरह से इमरोज़ बहुत मोहब्बत के साथ उन्हें लेकर आए थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे को भी, मतलब मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। फिर उसके बाद अमृता जी ने पंजाबी में जाने से पहले
मैं भी उसके बारे में आपसे बात करती हूँ। इमरोज़ जिए इस ख्याल से कि अमृता को दर्द से मुक्ति मिली, क्योंकि इमरोज़ के मन में पहले से तय था कि अमृता को अब जाना है। अजब प्रेम की गजब कथा शायद इसे ही कहते हैं, जहाँ विशुद्ध प्रेम था, त्याग था, समर्पण था। ऐसी थी वो मोहब्बतें जहाँ बिना मिले सदियाँ गुजर जाएं। खुशवंत सिंह अक्सर फ़ोन करते, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, कि तुम लोग भाई करते क्या रहते हो दिन भर। तो दोनों के मुंह से एक साथ निकला, गल्ला। इमरोज़ के, भाई तुम लोग कितनी गल्ला करते हो। इमरोज़ के जाने के बाद फिर दिल भर आया, पर सुकून है दोनों मिलकर अब वहाँ गल्ला करते होंगे। तो उनके अंतिम क्षणों के बारे में उमा त्रिलोक जी ने जो लिखा है वो बहुत टचिंग है, और वो मैं आपको बताना चाहूँगी। 31 अक्टूबर की दोपहर ढले जब अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी तो मैं चौंक गई। उमा जी कहती, मैंने जो ही रिसीवर उठाया इमरोज़ की आवाज़ सुनाई दी, उमा जी माज़ा चली गई। मैं कुछ नहीं बोली, मैंने कहा पहुंचती हूँ। ऐसा लगा कि मैं इस खबर को पहले सुन चुकी हूँ या सुनने का इंतज़ार कर रही थी। यह तो हम सब जानते हैं कि अब सिर्फ खबर आना बाकी है। यूँ तो हम सब के लिए अमृता जा चुकी थी, हम सबसे, कविता से, अदब की दुनिया से वो विदा ले चुकी थी, और मतलब उन्हें खुद पता था, तभी उन्होंने ये लिखी थी कि मैं तुम्हें फिर मिलूँगी। ये उनकी अंतिम किताब थी। तो इमरोज़ मुस्कुराते हैं, कभी कभी मुझे बता भी देते कि अमृता मुझसे नहीं बोलती, लेकिन उसके नैन नक्श मुझसे बात करते हैं। उसी मौजू पर लिखी अपनी कविता भी उन्होंने मुझे सुनाई थी, और वो थोड़ी लंबी कविता है। तो जब उनके घर गई तो उन्हें शमशान ले गए, और लपलपाती लपटों में इमरोज़ टकटकी लगाए देख रहे थे। मैंने पास जाकर कंधे पर रखते हुए कहा, उदास नहीं होना। उन्होंने कहा, क्यों, मैं उदास क्यों हूँ? जो मैं नहीं कर पाया उसे कुदरत ने कर दिया। मैं उसे दर्द से निजात नहीं दिला सकता था, उसने दिला दिया। एक आज़ाद रूह जिस्म के पंजे से निकलकर फिर से आज़ाद हो गई, कहकर वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। प्यार में मन कवि हो जाता है। ये कवि कविता लिखता ही नहीं, कविता को जीता भी है। और उसी रात इमरोज़ ने कविता लिखी। हाँ, इमरोज़ लिखने लगे। उन्होंने अमृता के लिए लिखा कि तस्वीरों की दुकान के बाहर सोहनी की तस्वीर देखी, मैं उस सोहनी को घर ले आया। इस तस्वीर वाली सोहनी को देखते देखते मुझे कल की वह सोहनी दिखने लग गई, जिसने पंजाब का एक दरिया घड़े के साथ पार किया था कई बार। और आज मुझे एक और सोहनी दिख रही है, जिसने आधी सदी से अपनी कलम के साथ पंजाब पार किया है लगातार। और फिर उसके बाद उन्होंने लिखी मनचाहा ही रिश्ता, इमरोज़ ने। और उसमें इमरोज़ कहते हैं कि प्यार में ना कोई वादा होता है और ना ही कोई शिकायत। प्यार एक दूसरे की महकती मौजूदगी होता है। प्यार रिश्ता नहीं होता, बल्कि सब रिश्तों से आज़ाद होता है। प्यार समझ नहीं आता, पर प्यार समझ लेता है। जो किताब जो ज़िंदगी पढ़ने के बाद उदास कर दे, यानी समझ लीजिए कि हम उसमें डूब चुके हैं। ठहरिए दोस्तों, अभी जाइएगा मत। अचानक से कमलेश्वर जी की पुत्री ममता त्यागी का फ़ोन आता है। एक किताब का जिक्र करती हैं जिसमें मशहूर हस्तियों ने अमृता जी पर अपने विचार लिखे। उसमें कमलेश्वर जी ने भी अमृता जी पर बहुत अच्छा लिखा है। उसका थोड़ा अंश सुनाना चाहती हूँ। कमलेश्वर जी कहते हैं कि भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ ये विकास की एक यात्रा है। ये विकास हमें अमृता जी की रचनाओं में दिखता है। कुछ लोगों को शिकायत है कि अब अमृता जी ने उपन्यास लिखने छोड़ दिए हैं। पिछले 20-22 सालों से अमृता जी ने कोई उपन्यास लिखा भी नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। उन्होंने उपन्यास लिखना छोड़ा नहीं, बल्कि छूट गया है। ये उनकी सोच का, चिंतन का विकास है, इवोल्यूशन है। और फिर अमृता जी को साहित्य की किसी विधा में बांध कर नहीं देखा जा सकता। वह तो हवा है। हवा भी किसी विधा में बनती है, उसे तो बस महसूस किया जाता है सांसों में। दोस्तों, आपसे मैं मिलवाना चाहती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। एक तरफ दुष्यंत कुमार जी के बेटे आलोक त्यागी जिनसे आपको मिलवा चुकी हूँ, और आप हैं ममता त्यागी, जिन्हें हम प्यार से मानू बोलते हैं। आपके पिता थे कमलेश्वर जी। मैं थे नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि वो अभी भी हमारे बीच हैं। कमलेश्वर जी ने इस अमृता प्रीतम की इस किताब में अपना एक आलेख लिखा, और उनके काफ़ी आलेख और भी हैं जो हम बाद में उसको जानेंगे। लेकिन अभी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें ये देने की कृपा की, क्योंकि ये पुस्तक मेरे पास नहीं थी।
मुझे भी बहुत खुशी है आपको देख के। थैंक यू वेरी मच। और अमृता जी की ये आखिरी वो थी नज़्म कि मैं तुम्हें फिर मिलूँगी। कविता लंबी है और इस कविता को जिस फॉर्म में ये है, यानी ये पंजाबी में लिखी गई थी, मैं आपको उसी फॉर्म में सुनाऊंगी। मैं तेनू फिर मिलांगी बाय अमृता प्रीतम। मैं तेनू फिर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं, शायद तेरी तख्याल दी चिनाक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, या खोरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तेनू तकती रवांगी, या खोरे सूरज दी लौ बन के तेरे रंगां विच घुलांगी, या रंगां दियां बावां विच बह के तेरे कैनवस नू वलांगी। पता नहीं किस तरह कित्थे, पर तेनू ज़रूर मिलांगी। या खोरे एक चश्मा बनी होवांगी ते जिवें झरनिਆਂ ਦਾ पानी उड़दा है, मैं पानी दियां बूंदां तेरे पिंडे ते मलांगी ते एक ठंडक जही बन के तेरी छाती नाल लगांगी। मैं होर कुछ नहीं जानती, पर इन्ना जानदी हाँ कि वक्त जो भी करेगा, ए जन्म मेरे नाल टुरेगा। ए जिसम मुकदा है ते सब कुछ मुक जांदा है, पर चैतियां दे धागे कैनाती कणां दे हुंदे ने। मैं उन्हां कणां नूं चुनांगी, धागिਆਂ ਨੂੰ ਵਲਾਂਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ।